जी नमस्कार दोस्तों। आज मैं पुनः आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर के आपके सामने आया हूं। क्योंकि इसके पहले मैं कई वीडियो आपके सामने ला चुका हूं और आज का मेरा जो ये टॉपिक रहेगा वो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के विषय पर है। वो है यूएन, यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना से लेकर के और आज तक की परिस्थिति के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। क्योंकि इसके पहले, इसकी स्थापना के पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको देना चाहता हूं कि इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पहले एक राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। क्योंकि जब पूरा विश्व, पूरी दुनिया के लोग ये चाहते हैं, पूरी दुनिया के देश ये भी चाहते हैं कि कभी भी किसी प्रकार का कोई देश अशांति या किसी प्रकार की लड़ाई या किसी प्रकार के झगड़े या किसी प्रकार के द्वेष या कोई भी गलत कार्यों से संबंधित परिस्थितियां का सामना कोई भी देश नहीं करना चाहता आज के समय में। तो इसके पहले जब राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो राष्ट्र संघ की स्थापना एक तत्कालिक जो उस समय की कंडीशंस थी उस आधार पर हुई थी। क्योंकि पहला वर्ल्ड वार जब हुआ था, पहला जो विश्व युद्ध हुआ था वह 1914 से प्रारंभ हुआ था और 1918 तक चला था। तो 1914 से लेकर 1918 तक जो पहला वर्ल्ड वार चला था, पूरा विश्व युद्ध चला था। और इस विश्व युद्ध में सारी दुनिया के देशों ने इस युद्ध की विभीषिका को देखा था और उसके दुष्परिणाम को भी सारे देशों ने सहा था। तो इस प्रकार की बातों को लेकर के कि अब ऐसा पहला विश्व युद्ध जैसा युद्ध दुनिया में ना होने पाए, इस बात को लेकर के एक राष्ट्र संघ, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। 10 जनवरी 1920 को इसको स्थापित किया गया इस उद्देश्य को लेकर के कि राष्ट्र संघ जब कभी विश्व के तमाम प्रकार के देशों के बीच में ऐसी असहयोग की भावना, कोई ऐसी कंडीशंस उत्पन्न होंगी जहां पर युद्ध क्रिएट हो सकता है, तो उन परिस्थितियों पर यह विराम चिन्ह लगाएगा और युद्ध को रोकने का प्रयास करेगा। तो 10 जनवरी 1920 से सफर करता हुआ राष्ट्र संघ जाके पहुंच गया 20 साल लगभग 1939 में। और 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार चालू हो गया, दूसरा विश्व युद्ध चालू हो गया, जो 1939 से लेकर के 1945 तक चला। और जिस युद्ध को रोकने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, उस कार्य को, उस उद्देश्य को रोकने में राष्ट्र संघ कहीं भी सफल नहीं हुआ। उसका काम ही था कि विश्व में उत्पन्न होने वाले देशों के बीच में युद्ध को रोका जाए, लेकिन राष्ट्र संघ फेल हो गया। अर्थात जैसे दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता 1939 से, तो लगभग वहीं पर राष्ट्र संघ की जो प्रासंगिकता की वहीं पर समाप्त हो जाती है और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1945 तक चला। और उसी 1945 यानी 1939 और 1945 के बीच में से ही दुनिया उस बारूद के ढेर में जो बैठ के युद्ध हो रहा था, सारी दुनिया दो खेमों में बटा हुआ था। उस समय अपना भारत देश वैसे भी अंग्रेजों का गुलाम था। तो दो ध्रुव पूरे विश्व में थे और पूरी दुनिया के देश युद्ध में झुलस रहे थे। और उसी सेकंड वर्ल्ड वार में ही जापान, जो एशियाई महाद्वीप का बहुत ताकतवर राष्ट्र माना जाता है, उसके जो हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका के द्वारा जो परमाणु बम गिराया गया था, उसी बम का दुष्परिणाम आज ये हुआ था कि आज भी सारी दुनिया जापान पे गिराए गए बम का दुष्परिणाम नहीं भूल पाती है। तो उसी बीच में हुआ था। तो 1944 में ही इस युद्ध को रोकने के लिए एक याल्टा सम्मेलन हुआ था, जहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के उस समय राष्ट्रपति थे स्टालिन और अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। तो ये तीनों ने मिलकर के याल्टा सम्मेलन किया और वहीं पर से ये इस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की बात प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले मैं उसकी स्थापना के बारे में बताता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूनाइटेड नेशंस की स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और वो हुई कहाँ थी? अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पर हुई थी। अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पर 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। अब उसके बाद फिर
स्थायी सदस्य देश। स्थायी सदस्य देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य हैं वो दो प्रकार के भागों में उसको डिवाइड किया गया। प्रथम प्रकार के स्थायी सदस्य माने जाते हैं और द्वितीय प्रकार के अस्थायी सदस्य माने जाते हैं। स्थायी सदस्य वो सदस्य कहलाते हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त होता है, जो संसार की महाशक्तियाँ होती हैं। और ये 5 जो जिनको वीटो पावर प्राप्त होता है वह सुरक्षा परिषद के सदस्य कहलाते हैं। जो 5 सदस्य होते हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त होता है वह सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं। और सुरक्षा परिषद में ही 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो संसार के प्रत्येक क्षेत्र के हिसाब से और विश्व के बैलेंस को देखते हुए समय समय पर देशों को अस्थायी सदस्य बनाया जाता है। भारत भी कई बार अस्थायी सदस्य रह चुका है जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। फिर 2 वर्ष के पश्चात वो रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह में दूसरे नए राष्ट्र आते हैं। तो कुल मिला के 5 सदस्य होते हैं जिनको वीटो पावर होता है, जो महाशक्तियाँ होती हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के रूप में रहते हैं। और दूसरे नंबर पर रहते हैं अस्थायी सदस्य जो 10 होते हैं और 5 स्थायी, तो कुल मिला के हो गए मिलाकर के 15। तो यदि किसी प्रकार की परीक्षा में ये आता है कि सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर जो होगा 15। यदि परीक्षा में ये पूछता है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है जिनको वीटो पावर होता है, वो संख्या बताएंगे 5। और यदि ये पूछता है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे 10। ये कुल मिला के होते हैं, ये 15 होते हैं। फिर उसके बाद ये स्थायी सदस्य हो गए, ये अस्थायी सदस्य हो गए। ये वीटो पावर बताया मैं, वीटो पावर वो पावर कहलाता है जो निषेधाधिकार, इंटरनेशनल मंच पर यदि किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव यदि आता है तो 5 सदस्य जिनको वीटो पावर प्राप्त है। नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 2 रूस, उस समय सोवियत संघ था, चूंकि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो अब रूस हो गया है। तो पहले नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे नंबर पे रूस है, तीसरे नंबर पर फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना। ये 5 ऐसे राष्ट्र हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त है। किसी भी मुद्दे को लेकर के किसी भी प्रस्ताव में जब वोटिंग होती है तो वह प्रस्ताव तभी पारित माना जाएगा जब 5 महाशक्तियों के वोट एक तरफ जाएंगे। यानी 5 देश किसी प्रस्ताव का यदि अनुमोदन करता है तभी वह प्रस्ताव पारित माना जाएगा। और उनमें से यदि कोई 4 राष्ट्र किसी एक पक्ष में मतदान कर देता है, कोई एक राष्ट्र विपक्ष में कर देता है, तो वह प्रस्ताव अपने आप गिर जाएगा, अर्थात वीटो माना जाएगा। कोई एक देश यदि विरोध कर देता है, वीटो कर देता है, निषेध कर देता है, तो वह प्रस्ताव ऑटोमेटिक वहां पर गिर जाएगा। तो इतनी महाशक्ति, जो 5 महाशक्ति उनको इतना वीटो पावर प्राप्त है। और कई बार उसका वहाँ पर दुरुपयोग भी होता है। भारत के मामले को लेकर के चाइना हमेशा अधिकांश भारत की सदस्यता को लेकर के, अन्य प्रकार के फायदों को लेकर के चाइना भारत का विरोध किया, वीटो किया है। रूस कई बार भारत के पक्ष में जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर के भारत में वोट करके और इस प्रस्ताव में अपना वीटो पावर किया है। तो ये तमाम प्रकार की बातें जो है वो सब होती रहती हैं। तो स्थायी सदस्य देश हो गए, अस्थायी सदस्य हो गए। उसके बाद पोलैंड की बात बताऊं, जिस समय इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, उस समय इसमें 51 राष्ट्र शामिल थे। 51 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। 30 जून 1945 को उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। लेकिन वहाँ पर 51 राष्ट्र की जो थे वहाँ पर पोलैंड अनुपस्थित था। तो 50 राष्ट्र वहाँ पर उपस्थित थे जिसमें अपना भारत भी था। तो उसमें उसके सदस्य राष्ट्रों में से 50 राष्ट्रों ने अपना उसमें साइन किया था। पोलैंड उस पर कुछ दिनों के पश्चात अपना सिग्नेचर करके संस्थापक सदस्यों की श्रेणी में वह भी शामिल हो गया। तो प्रारंभ में थे संस्थापक सदस्य थे 50, लेकिन बाद में फिर जब पोलैंड उस पर हस्ताक्षर कर दिया तो उसकी संख्या हो गई थी 51। तो इस प्रकार से 51 संस्थापक सदस्य माने जाते हैं वो पोलैंड को लेकर के। लेकिन पोलैंड 30 जून 1945 को साइन उसमें सिग्नेचर नहीं किया था, ये बाद में उसमें सिग्नेचर किया था। और इस तरीके से 24 अक्टूबर 1945 को विधिवत उस चार्टर को स्वीकार कर लिया। इसको चार्टर कहा जाता है, जिसके आधार पर उसका संविधान वहाँ पर लिखा। उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अर्थात घोषणा पत्र में 19 अध्याय हैं और 111 अनुच्छेद हैं। तो इस तरीके से लेकर के अब इसके जो अंग हैं संयुक्त राष्ट्र के
जो अंग हैं, यूएन के जो अंग हैं वो 6 अंग हैं। प्रारंभ से लेके 6 अंग रहे हैं। सबसे जो पहला अंग है वह है महासभा, सेकंड है सुरक्षा परिषद, तीसरे नंबर पे है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, नंबर 4 है न्यास परिषद, नंबर 5 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और नंबर 6वां है सचिवालय। सचिवालय वहाँ वो होता है जहाँ पर यूएन का सबसे बड़ा अधिकारी अर्थात महासचिव, जनरल सेक्रेटरी वहाँ पर बैठता है। तो 6 प्रकार के संयुक्त राष्ट्र संघ के ये अंग होते हैं। एक बार पुनः बता देता हूँ कि महासभा, दूसरे नंबर पे होती है सुरक्षा परिषद, नंबर 3 पे है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, नंबर 4 पे है न्यास परिषद, नंबर 5 पे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और नंबर 6वां है सचिवालय। इस प्रकार के 6 इसके अंग हैं। इसके बाद संस्थाएं, विश्व में ऐसी तमाम प्रकार की संस्थाएं या उसके शाखाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, जो संसार के प्रत्येक देशों को हर प्रकार के क्षेत्रों में, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला रहा हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र रहा हो, चाहे सामरिक का मामला रहा हो, सुरक्षा की दृष्टि से या अन्य प्रकार के जो मुसीबतों में संसार के देशों को अपने सहयोग प्रदान करता रहा है। जैसे मैं कुछ के नाम बता देता हूँ, जैसे विश्व बैंक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, यूनेस्को हो गया, बहुत प्रचलित नाम है, यूनिसेफ हो गया, WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो गया। तो ऐसे तमाम प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय शाखाएं हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन रह करके वह पूरे विश्व में अपने कार्यों को संचालित करते रहते हैं। इसके बाद है महासचिव, जिसका जनरल सेक्रेटरी होता है, वो सबसे बड़ा अधिकारी यूएन का होता है, अर्थात एंटोनियो गुटेरस। वर्तमान में इनका लगातार ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है, जो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। तो एंटोनियो गुटेरस ये वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, जो ये सबसे बड़े अधिकारी के रूप में माने जाते हैं। फिर अगला दिया है मुख्यालय, जो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन, यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय, उसकी हेड ऑफिस है, जहाँ पर रह के पूरा काम किया जाता है, पूरे संसार के देशों में संचालित होता है। अभी हमारे देश के जब भी आवश्यकता पड़ती है, तमाम प्रकार के देशों के लोग प्रतिनिधि वहाँ पर जाते हैं और उसमें भाग लेते हैं। अभी मोदी जी भी वहाँ गए थे। इस प्रकार से ये न्यूयॉर्क में है, अमेरिका का बहुत बड़ा शहर माना जाता है, न्यूयॉर्क की बात काफ़ी प्रचलित नाम है। तो वहाँ पर इसकी हेड ऑफिस है, अर्थात इसका मुख्यालय है। इसके बाद दिया है भाषा। तो भाषा के रूप में जो अधिकृत भाषा है आज वर्तमान में ये 6 प्रकार की हैं, जो 6 प्रकार की भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है कि यूएन में जो कामकाज किया जाएगा, जो वहाँ पर के कार्य किए जाएंगे, ऑफिशियल जो वर्क होंगे, वह 6 प्रकार की भाषाओं में रहेगा। वह अरबी है, दूसरे नंबर पे चीनी, तीसरे में अंग्रेजी, चौथे में फ्रांसीसी, 5वें में रूसी और 6वें में स्पेनी। चूँकि 1973 के पहले तक अरबी भाषा को मान्यता प्रदान नहीं की गई थी, लेकिन 1973 में 1973 के पहले केवल 5 थे, अर्थात चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। अरबी नहीं था, लेकिन अरबी भाषा को 1973 में महासभा के द्वारा स्वीकार किया गया। फिर अन्य प्रकार के अंगों के द्वारा भी अरबी को स्वीकार कर लिया गया। तो आज वर्तमान में ये 6 प्रकार की भाषाएं हैं, अधिकृत भाषाएं हैं, जहाँ पर काम होता है। लेकिन अमूमन वहाँ पर केवल 2 ही अधिकांश प्रकार की भाषाओं से काम होता है, वो होता है अंग्रेजी और फ्रांसीसी। 2 प्रकार की भाषाओं में ही काम होता है। और तो बहुत सारे लोग, बहुत आलोचना करने वाले, उसके फेवर में और विरोध में बात करने वाले कहते हैं कि भाषाओं को तो समाप्त कर देना चाहिए। एक वर्ग समाज का तो ये कहता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, कि केवल अंग्रेजी को ही यूएन की आधिकारिक भाषा होनी चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल संभव नहीं है। आने वाले समय में हमारी हिंदी जो भाषा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में अधिकृत रूप से स्वीकार की जाएगी। आने वाला समय ये निश्चित है। और भी अन्य प्रकार के देशों की भाषाओं को स्वीकार किया जाएगा। तो यानी कुल मिला के वर्तमान में कहा जाए कि 2 प्रकार की भाषाओं से ज़्यादा काम होता है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी, लेकिन है 6 मान्यता प्राप्त हैं। इसके बाद दिया है सभी प्रकार के जो देश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त देश, यानी 193 जो 193 सदस्य संख्या होती है देशों की, लगभग ये विश्व के ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त देश हैं, जो महासभा के ये सदस्य कहलाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश कहलाएंगे आप 193 देश कहलाएंगे। 193वां जो सदस्य देश बना है वो बना है
दक्षिणी सूडान बना है 193 नंबर का, तो वर्तमान में 193 है। तो प्रश्न कभी ऐसा आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या 193, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग होता है जिसको हम महासभा कहते हैं, तो महासभा के ही ये सामान्य सभा जो कहलाती है, तो 193 सदस्य होते हैं वो महासभा के मेंबर होते हैं, अर्थात वो संयुक्त राष्ट्र संघ में ही महासभा होती है। तो इस प्रकार से 193 इसकी मेंबरशिप है और 193 नंबर का दक्षिणी सूडान इसका सदस्य राष्ट्र है। तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसे जो प्रश्न बने हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो इस उद्देश्य को लेकर हुई थी कि प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध जैसा विश्व युद्ध अब विश्व संसार इस युद्ध की विभीषिका को ना देखने पाए, क्योंकि उसका दुष्परिणाम क्या हुआ था 1945 में वो सारी दुनिया ने देखा था। तो इस उद्देश्य को लेकर के मैत्री भाव को उत्पन्न करना, शांति की स्थापना करना, सहयोग की स्थापना करना, भाईचारा स्थापित करना या अन्य प्रकार के मुद्दों पर हर प्रकार के देशों में अपनी देश की अखंडता को बनाए रखना, कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर यानी एक देश की संप्रभुता के ऊपर आक्रमण न करना, हर एक देश का अपना अधिकार होगा। तो इस बात को पूरा कायम रखा जाएगा और इसकी पूरी निगरानी करेगा यूएन करेगा। और बीच बीच में 1945 की स्थापना के पश्चात से यूएन अपना काम भली भांति किया भी है और तमाम प्रकार के ऐसे मुद्दे रहे हैं जहां पर यूएन ने अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाई है। लेकिन बीच बीच में कभी ऐसा वर्तमान ये भी रहा कि सक्रियता और निष्क्रियता, तो कभी कभी वर्तमान में अब ये देखा जाता है कि यूएन निष्क्रियता की ओर ज़्यादा ढलान की ओर चल रहा है। जैसे अभी वर्तमान में इतना बड़ा जो अफ़गानिस्तान में जो सरकार का बदलाव हुआ, तालिबान जो एक वहाँ पर सरकार बनी है, वहाँ पर उस मुद्दे पर बल्कि अमेरिका जो विश्व की बहुत बड़ी महाशक्ति है उसने काफ़ी इंटरेस्ट लिया, अपनी नाटो सैनिक के साथ 20 वर्षों तक वहाँ पर रह कर शांति स्थापित करने का प्रयास किया, वहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार भी चलती रही। लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रकार से घटना चक्र वहाँ पर परिवेश बदला है, वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई भी भूमिका नहीं दिखी, किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं दिखी। तो अनेक प्रकार के विद्वानों के द्वारा इंटरनेशनल जो पॉलिटिशियन हैं, राजनीति के अच्छे जानकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार हैं, सामरिक दृष्टिकोण से वह काफ़ी सक्रिय रहते हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि यूएन की जो प्रासंगिकता है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर के इसकी स्थापना की गई थी वह अब काफ़ी निष्क्रियता दिखाता है। जैसे आतंकवाद के मुद्दे पर या अन्य प्रकार के ऐसे मुद्दे पर वह उतना ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पाता है। तो विश्व का एक बड़ा वर्ग ये भी कहता है कि अब इसे समाप्त कर देना चाहिए। हालांकि जिस उद्देश्य को लेकर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई वह उद्देश्य बिल्कुल सफल रहा है और आज तक तीसरा विश्व युद्ध हुआ ही नहीं है। इसलिए बड़े बड़े विद्वानों ने कहा भी है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वह संसार में केवल कंकड़ और पत्थरों से ही लड़ा जाएगा। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो फिर चौथा विश्व युद्ध सिर्फ कंकड़ और पत्थरों से लड़ा जाएगा, अर्थात तीसरे विश्व युद्ध में कुछ भी नहीं बचेगा, केवल दुनिया में कंकड़ और पत्थर रह जाएंगे। फिर जब चौथा वर्ल्ड वार होगा तो भी कंकड़ और पत्थर ही लड़ेंगे। तो इस बात की तो उसकी सराहना करनी ही होगी और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है कि ऐसे तमाम विकट परिस्थितियां उस 45 से लेकर के और आज तक के बीच में 1945 से लेकर के और आज तक के बीच में तमाम ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं जहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन परिस्थितियों को रोका है और रोकने का प्रयास किया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कहना चाहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ को और भी अपने जिस उद्देश्य को लेकर के उसकी स्थापना की गई है उसके प्रति काफ़ी सजग रहे, एक प्रहरी के रूप में काम करे, तभी उसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। अन्यथा उसके आलोचना करने वाले ये कहते हैं इसे समाप्त कर देना चाहिए, तो फिर उस पर भी एक बहस हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में केवल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस के बारे में मैंने आज आपको इतना ही बताया है। अब अगली वीडियो में एक नए मैटर के साथ पुनः आऊँगा। जी नमस्कार।